राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह बात आज से 40 साल पहले की है, जब राधिका और रामचरण की शादी हुई थी। रामचरण के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा, और उसके बड़े भाई के 4 बच्चे थे और पति पत्नी। इसलिए रामचरण का बड़ा भाई दारू का सेवन करता था, इसलिए उसका सारा काम चौपट हो गया था। इसलिए उसके बड़े भाई शिवचरण का बच्चों का पालन पोषण भी राधिका और रामचरण के जिम्मे ही था। रामचरण की अपनी छोटी सी दुकान थी, जिससे वह खाने लायक और सरकारी स्कूल में पढ़ाने लायक पैसा जुटा पाता था। राधिका का मायका बहुत ही अमीर था। राधिका के भाइयों की आज 25वीं सालगिरह थी। उन्होंने बहन की गरीबी पर तरस खाकर बहन को 5 लाख रुपए देने की सोची थी, और आज ही टेलीग्राम आया था। तो टेलीग्राम को देखकर राधिका फूली नहीं समा रही थी कि उसके भाइयों ने 5 लाख रुपए भेजे हैं। रामचरण की छोटी सी दुकान थी, वह उसी में व्यस्त रहता था। और जो राधिका की जेठानी थी सुधा, वह बड़ी तेज औरत थी, क्योंकि शिवचरण तो कुछ करता नहीं था, और राधिका पर जो है सुधा जेठानी होने का बड़ा रौब झाड़ती थी। राधा स्वभाव से भोली और प्यार करने वाली औरत थी, जिसका फ़ायदा सुधा पूरा उठा रही थी। दोनों भाई रामचरण और शिवचरण ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी रामचरण चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और अपना भविष्य बनाएं। पर प्रश्न शिवचरण के 4 बच्चों का भी था। रामचरण के लिए 11 जनों का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। इससे वह भी तनाव में रहने लगा और उसे भी शराब पीने की लत पड़ गई। रामचरण और शिवचरण का एक चचेरा भाई था, राकेश, जो पड़ोस में ही रहता था और थोड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन था बहुत ही चालाक। रामचरण और शिवचरण को जब भी कोई सुझाव की या कानूनी अड़चन होती तो राजेश से ही उसकी जो मदद मांगते थे, वह ही उनकी इस समस्या का हल करवाता था। राधिका के भाइयों ने जो पैसे भेजे थे, उन पर सबकी आंखें फट गई थीं। सब अपने तरीके से उस पैसे को हथियाना चाहते थे, और राधिका बेचारी बहुत भोली थी। लेकिन राधिका के भाई ने कह दिया था कि पैसे जब दूंगा जब राधिका अपने लिए अलग घर तलाश कर लेगी, और अभी तक उसने कोई घर खोजा नहीं था। रामचरण ने राजेश को बुलाकर विचार विमर्श करने को कहा। रामचरण को पता नहीं था कि राजेश एक मकड़ी का जाला बुन रहा है, जिसमें वो फंसने वाले हैं। राजेश बोला, देखो भैया, पैसे हाथ में नहीं है तो क्या खाक मकान लोगे? आप सबसे पहले अपने साले से पैसे लेकर आओ, फिर मैं बताता हूँ। राजेश की तो सोची समझी चाल थी। तब राजेश ने बोल दिया था कि देखो, अब राधा भाभी अपने भाई से जाकर बात करो और उनसे पैसे लेकर आओ, तभी मैं कोई मकान देखूँगा। क्योंकि राधिका के मायके वाले तो बहुत पैसे वाले थे और बहन से बहुत प्रेम भी करते थे वह, लेकिन रामचरण उनके आगे उनकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन राधिका के साथ साथ रामचरण को भी अहमियत मिल जाती थी, नहीं तो ससुराल में उनका कोई आदर सम्मान नहीं था। राधिका ने जाकर अपने भाइयों को समझाया कि उन्हें अपनी बहन पर भरोसा है या नहीं। तो भाइयों को बहन पर भरोसा तो था, इसलिए चेक के द्वारा राधा को पैसे मिलने थे। राधिका का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। तो राजेश ने आकर जब बताया कि उसका कोई अकाउंट नहीं है, तो राजेश ने पेपर लाकर जो राधिका का अकाउंट खुलवा दिया और राधा के नाम पर 65 रुपये जमा हो गए। राधा खुश थी कि सारा परिवार भी खुश था और सब सपने देखने लगे थे। उधर उसकी जेठानी सुधा के मन में खलबली मची हुई थी कि कहीं राधा घर खरीदकर अपने घर में चली गई तो उनका गुजारा कैसे होगा, घर का किराया भी देना पड़ेगा। लेकिन राजेश का दिमाग तो और भी गति से चल रहा था। वह तो उस 5 लाख रुपए को डकारना चाहता था। तो वह, चाहे मैं गरीब हूँ कोई बात नहीं,
लेकिन अगर सामने वाला तरक्की करता है ना तो यह किसी से हजम नहीं होती है। यही राजेश का हाल था। उससे रामचरण और राधिका के पैसे हजम नहीं हो रहे थे कि वो कोई घर खरीद लें, और रामचरण तो बेचारा इन सब बातों से अनजान अपनी दुकान में व्यस्त रहता था। राधा अपनी पहचान वालों को भी कह रही थी कि कोई 5 लाख तक का कोई घर हो तो बताएं, लेकिन इतने दिन हो गए कोई घर सामने आया नहीं था। इतने में ही राजेश आया और एक दिन उसने राधा को बताया कि भाभी, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। राधा यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी जेठानी सुधा की छाती पर सांप रेंगने लगा था, और राजेश जो सुधा को फांस रहा था वह कह रहा था, भाभी 5 लाख में तो घर मिलने से रहा, क्यों ना भाभी हम प्लॉट खरीद लें सस्ते में और फिर महंगे में बेच दें, ऐसे हमें फ़ायदा भी होगा और फिर कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिससे आप अपना अच्छा सा घर भी खरीद लोगी और प्लॉट भी आपको बच जाएंगे। बोली राधा ने कहा, भैया मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बताती। रात को जब रामचरण घर लौटा तो राधिका ने सारी बात रामचरण को बताई। रामचरण बोला, राधा देख, मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं क्या सलाह दूं, कभी ज़मीन खरीदी नहीं, ना ही बेची है। सच पूछो तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। तुम्हारे भाई ने पैसे दिए हैं, तुम अपने भाइयों से ही पूछ लो। राधिका ने सोचा, अगर भाई से पूछूंगी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, क्यों ना अपनी एक सहेली से पूछ लूं जो पड़ोस में ही रहती थी। सहेली का नाम वृंदा था। उसने उससे पूछा तो उसने कहा कि देख राधिका, इसमें कोई बुराई नहीं है। राजेश पर भी उसे अंधा भरोसा था। अपना है, पराया होता तो अलग सोचती, था तो परिवार का ही। दूसरे दिन ही राजेश आ गया और उसने बोल दिया, भाभी प्लॉट खरीद लो। देखो भाभी, एक प्लॉट 80,000 तक आ रहा है, 4 प्लॉट खरीद लेता हूँ, जल्दी ही प्राइस बढ़ जाएगी, फिर डबल में बेच देंगे। इधर बैंक में पड़े तुम्हारे 1,80,000 पर ब्याज भी मिलता रहेगा। सोचो 5 के 10 बन जाएंगे, 10 में तो आलीशान घर गाड़ी भी खरीद लेना। राधिका तो जो बहुत खुश हो रही थी, कहने लगी, वाह भैया, देखा ना, मैं सच कहती हूँ, पैसा ही पैसा को खींचता है। हमने तो अपनी पूरी उम्र ऐसे ही गुजार दी, बेचारे बच्चे अच्छा खाना और पहनने को तरसते रहे, जिम्मेदारियों ने कभी सिर उठाने ही नहीं दिया। तो राधिका बहुत खुश थी और उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। राजेश कुटिल मुस्कान से उसे देख रहा था। जो इंसान खुद सच्चा होता है ना, उसे सारी दुनिया को अच्छाई के चश्मे से ही देखता है और सारी दुनिया उसके लिए जो अपने जैसी होती है। राधिका और रामचरण की बड़ी बेटी ईसा अभी किशोर अवस्था में थी। उसे बैंक के बारे में कुछ पता नहीं था, पर समझने की कोशिश वह कर रही थी। अभी 4 दिन बीते थे कि शाम के समय राजेश आया। रामचरण भी घर पर था। तो राजेश ने चहकते हुए कहा, भैया बताया नहीं आपको भाभी ने, शास्त्री नगर में 4 प्लॉट इकट्ठे मिल रहे हैं। रामचरण कहना चाह रहा था कि एक बार देख लेते हैं, पर तभी राधिका बोली, भैया आप बस ले लो जल्दी से, मेरे भाई भी चाहते हैं कि मैं घर खरीद लूं जल्दी से। तो राजेश कहने लगा, भाभी आप जल्दी मत करो, हो जाएगा, बस मेरे ऊपर विश्वास है ना, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और लो भाभी, यह चेक है, आप इसमें साइन कर दो। राधा ने देखा चेक खाली था, तो राधिका बोली, भैया इसमें कुछ भरा नहीं है। राजेश थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए बोला, बस इतना ही भरोसा है अपने देवर पर। राधिका थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन कुछ बुरा होने का अंदेशा उसे होने लगा था। एक चेक पर उसने साइन की और चेक बुक बढ़ा दी। तो राजेश बोला, नहीं नहीं भाभी, एक पर नहीं, 4-5 साइन करो, 4-5 चेक पर। अगर आपको तो पता है भाभी, एक साइन मैच नहीं की तो दूसरी कर जाएगी, नहीं तो बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद कई दिन निकल गए और राजेश राधिका को नहीं दिखाई दिया। उसकी बीवी बीना से जब राधिका बोली कि राजेश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो बीना बोली कि आजकल बहुत बिजी हो गया है, घर भी लेट आते हैं और सवेरे मुंह अंधेरे ही चले जाते हैं। राधिका ने रामचरण को बहुत बार बोला
पर वो भी ठीक सा जवाब नहीं दे रहा था। रामचरण को तो बस अपनी दुकान से ही मतलब था। राधिका के मन में शक तो हुआ था चेक साइन करते हुए, लेकिन चेक साइन करवाने के बाद राजेश तो एकदम से गायब हो गया था। राजेश का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। राजेश थोड़े समय में ही अच्छा पैसा उसने कमा लिया था। पर कहते हैं ना, जितना पैसा होता है जिसके पास, उसकी हवस और बढ़ती जाती है। खुशहाल परिवार था राजेश का, 2 बच्चे थे, पत्नी बीना थी। फिर भी उसे बेचारी राधिका की बदहाल जिंदगी पर तरस नहीं आ रहा था। एक दिन राधिका ने ठान ली, पास ही में तो घर था राजेश का, और उस दिन वह सुबह जल्दी जाग गई और भागते हुए राजेश को उसने पकड़ लिया। अब राधिका को देखकर राजेश थोड़ा खिसिया कर बोला, भाभी, जान लगा दी है मैंने आपके काम के लिए, इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, जो भाग दौड़ में समय का पता नहीं चलता, तुमसे मिलने का आने का भी समय नहीं मिल रहा है। वकील इतने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि कल परसों आता हूँ, सारे लेकर साइन भी लेनी है आपसे। राधिका कुछ बोल ही नहीं पाई और रामचरण को उसने ज़रूर कहा कि राजेश ने आना छोड़ दिया है, लेकिन बात आई गई हो गई। 5 दिन के बाद राजेश आया और बोला, भाभी, आपका काम हो रहा है, बस आपको साइन करनी है 2-3 जगह। टेबल पर पेपर रखे भी नहीं थे, हाथ में उसने पकड़े हुए थे, लेकिन राधिका सावधान थी। उसने गौर से देखा तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। उसने राजेश से बोला, ये पेपर क्यों बनवाए हैं देवर जी? तो राजेश बोला, भाभी, ये तो आपकी सहूलियत देख रहा हूँ, नहीं तो आपको रोज ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी राधिका, फिर भी बातें बहुत सुन रखी थी। शक का इजहार नहीं कर सकती थी, रिश्तेदार हैं। भगवान का नाम लेके उसने फिर साइन कर दिए। राजेश की आंखों की चमक बढ़ गई। राजेश ने उस दिन मीठी मीठी बातें की, भविष्य के अनगिनत सपने दिखाए और यह बोलकर चला गया कि भाभी, काम जल्दी हो जाएगा। राधिका रोज भगवान को मनाती रहती और धीरे धीरे 10 दिन हो गए, वो राजेश नहीं आया। राधिका ने अपनी जेठानी सुधा से कहा कि दीदी, आज मैं कैसे भी राजेश भैया के घर जाऊंगी। शाम होते ही रात का खाना बना दिया था राधिका ने और बच्चों से बोली, देखो, मैं राजेश के घर जाऊंगी, थोड़ा लेट हो जाऊंगी। ईशा, तुम थोड़ा काम जो रह जाए उसे समेट लेना। और बीना के घर जब राधिका पहुंची तो बीना ने दरवाज़ा खोला। बीना राजेश की पत्नी थी। राधिका को देखकर बीना ने प्रणाम किया और ड्राइंग रूम में बैठाया। अब उसके मन में बहुत ख्याल उबड़ रहे थे। उसे राधिका का आना थोड़ा अटपटा लग रहा था। उसके बच्चे खाना खाकर सो गए थे। चाय बनाकर बीना ने नमकीन के साथ टेबल पर रख दी थी। राधिका चाय की चुस्कियों के साथ इधर उधर की बातें कर रही थी। अनमनी सी राधिका हाँ हाँ किए जा रही थी। राजेश जैसे ही घर के अंदर आया, सामने राधिका को देखकर चौंक गया। हाथ मुंह धोकर राधिका के सामने आया। राधिका ने बिना कोई भूमिका बांधे पूछ लिया, भैया, क्या विचार किया है? कहाँ है प्लॉट? कहाँ लिए हैं? कितने में मिले हैं? क्यों नहीं कुछ बता रहे आप तो जानते हैं पैसे भाई ने दिए हैं। मेरा इनका नाम खराब हो जाएगा। जो करना है जल्दी करो राजेश भैया, मुझे आप पर भरोसा है, मेरा नाम खराब मत करना। राजेश एकदम पलट गया राधिका के ऊपर, बोला, भाभी, इन कामों में देर लगती है और आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। बेशक आप ये काम किसी और को दे दो, आज मैं सारे पेपर ला कर दे देता हूँ। राधिका को बहुत बुरा रवैया लगा, पर वो मजबूर थी। किस पर भरोसा करती? चुपचाप घर आ गई और आकर खूब रोई। उसे मकान मिले या ना मिले, पर मायके में नाम खराब ना हो भाई भाभीियों के सामने, उसे बहुत बुरा लग रहा था। रामचरण को भी उसने कुछ नहीं बताया और बिना खाना खाई राधिका सो गई। पैसे नहीं थे तो वो शगुन में थी और आजकल नींद भी जो उसे नहीं आ रही थी। उसने अपने कम पढ़े लिखे होने का भी उसे बहुत दुख था। परिस्थितियां हमेशा प्रतिकूल ही रही थीं। सुधा उसकी जेठानी और शिवचरण को तो पड़ी नहीं थी। सुधा तो मनी मन खुश थी। सुधा का बड़ा बेटा कॉलेज में आ गया था।
वो सोचती थी 1-2 साल और राधिका ना जाए यहाँ से, फिर तो मेरी बला से एक बार उसके बेटे की नौकरी लग जाए, फिर चाहे आगे कुछ हो मैं खुद ही अलग हो जाऊंगी। राधिका जब सुबह उठी तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। रामचरण तो दुकान चला गया था, तो राधिका की बड़ी बेटी राधिका को लेकर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और वह दवाई लेकर घर आ गई। कई दिनों तक राधिका बीमार रही, लेकिन राजेश नहीं आया। सुयश और श्री दोनों, जो उसकी छोटी बेटी श्री और उसका बेटा सुयश, माँ को लेकर परेशान और चिंतित थे। ईसा जैसे तैसे खाना बना देती थी। सुधा आती भी तो ऊपर से ऊपर ही सहानुभूति दिखाती थी, लेकिन पूछा भी नहीं कि मैं भेज दूं। हालांकि दोनों घर रामचरण ही चला रहा था, फिर भी राधिका की कोई मदद सुधा नहीं करती थी। अंदर ही अंदर राधिका को चिंता खा रही थी पैसों की। राजेश के व्यवहार और बीना तो आई नहीं थी एक बार भी। उसे अंदर ही अंदर बहुत घुटन सी हो रही थी। रामचरण जब घर आया तो राधिका बोली, देखिए जी, कृपया करके राजेश से मिल लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और कहकर राधिका रोने लगी। रामचरण ने राधिका का डांडस बंधाया और कहा कि राजेश के घर जाएगा, और रामचरण राजेश के घर गया। घंटी की आवाज़ सुनकर बीना ने गेट खोला। रामचरण को देखकर वह सहम गई और एक तरफ खड़ी हो गई। राम ने घर में प्रवेश किया तो सामने राजेश के बच्चे टीवी देखने में व्यस्त थे। रामचरण को उनके चेहरे पर बेजारी साफ दिख रही थी। जब पैसे नहीं मिले थे तब उसका मुंह थकता नहीं था भैया बोल के। राजेश ने साफ बात की, देखो भैया, प्लॉट के लिए अब थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। आप और भाभी मुझे चोर बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? आपको समझ नहीं आता? भाभी तो पराई है, आपको तो विश्वास होना चाहिए मेरे ऊपर। रामचरण कहने लगा, अपने आप को अपमानित सा महसूस करने लगा। बोला, भैया देख लो, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और वह भी घर वापस आ गया। अब दोनों पति पत्नी चिंतित थे। राधिका तो सो भी नहीं पा रही थी। राजेश के रंग के सामने थे और पैसे गए यह सोचकर कि पैसे तो गए ही गए और इज्जत भी गई। दूसरे दिन रामचरण ने अपनी परेशानी अपने एक दोस्त को बताई। उसने बताया, एक अच्छा प्लॉट हाथ में है, कीमत भी ठीक है। रात को जब रामचरण घर आया और उसने राधिका को सारी बात बताई तो दोनों ने निश्चय किया कि कल प्लॉट देख लेते हैं। जमा तो बैंक में पड़े पैसों से खरीद लेंगे, पैसे राजेश जब देगा तब उसे बनवा लेंगे। प्लॉट वाकई मौके की जगह पर था। दोनों को अच्छा लगा। राजेश को रात को घर में बुलवाया। रामचरण ने फिर कहा कि वो हमें पासबुक और चेकबुक दोनों दे दे। उन्हें एक प्लॉट सही लगा है, वो लेना है कैसे भी। सवेरे ईसा की मदद से चेक भरा। राधा ने 60,000 का प्लॉट था, उतनी रकम भर ली। राधा बैंक गई तो पूछ पूछ के चेक दिया। काउंटर पर थोड़ी देर इंतजार करती रही। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राधिका लाइन में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब बारी आई तो काउंटर पर बैठे आदमी ने राधिका को घूरा और बोला, क्या ये आपका अकाउंट है? तो राधिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो वह आदमी बोला, मैडम, आपके अकाउंट में सिर्फ 65 रुपये पड़े हैं, आप 60,000 का चेक लाई हैं। और राधिका यह सुनकर वहीं बेहोश नहीं हुई, बस बाकी होश तो उसे नहीं था। किसी तरह ऑटो करके वह घर पहुंची। ईसा ने दरवाज़ा खोला, माँ को बिठाया और पंखा चलाकर पानी ले आई और बोली, क्या हुआ माँ? वो थोड़ा डर गई। सुधा को बुला कर लाई कि ताई जल्दी चलो, माँ को कुछ हो गया है, बेहोश सी पड़ी है, मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही है। सुधा को पता नहीं था कि राधिका कहाँ गई थी। राधिका ईसा ने बताया तो फिर वह राधिका से बोली कि किसी ने छीन लिए हैं क्या पैसे? यह सुनकर राधिका और रोने लगी। तो वह कहने लगी, अरे पैसे होते तो कोई छीनता को,
कोई जब पैसे ही नहीं है तो छीनता कैसे। राजेश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर वो रोने लगी। ईसा यह सुनकर सन्न थी कि हुआ क्या आखिर। वह बोली, मम्मी बताओ ना सही सही कि आखिर हुआ क्या है। ईसा की प्रश्नवाचक नजरें माँ पर टिक गई। राधिका रोते रोते बोली, ईसा राजेश ने लूट लिया, सारे पैसे ले गया। सिर्फ 65 रुपये बस हैं अकाउंट में, 5 लाख ले गया। हाय, अब मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तो सच में बर्बाद हो गई। सुधा तो चुप नहीं करा सकी, मुंह फुलाए खड़ी रही, पर अंदर से उसे बड़ी खुशी हो रही थी। वह अंदर ही अंदर हंस रही थी कि अच्छा हुआ जो हुआ, अब तो राधिका हमें छोड़कर नहीं जाएगी। राधिका रोकर वहीं सो गई। ईसा अपने पापा का इंतजार करने लगी। भाइयों को दूसरे रूम में ले गई और अपने भाइयों को खाना खिलाकर ईसा ने सुला दिया। शाम को राधिका जागी तो कुछ बोली तो नहीं, पर लग रहा था अपने क्रोध को जैसे पी रही थी। और श्री और श्रेयस माँ से बात कर रहे थे, तो ना तो राधिका जवाब दे रही थी और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रही थी। राधिका चुप बैठी रही। रामचरण आए तो वो भी फट पड़ी, रो रो कर सारी बात बताई। रामचरण इतने सीधे थे कि उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बना। ये सारा मलबा उन पर ही गिरेगा। ससुराल वाले यही कहेंगे ना कि मैंने ही 5 लाख रुपए खा लिए। किसी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। 5 लाख की रकम उस जमाने में आज के 50 लाख के बराबर होंगे। इतनी रकम खाकर इतनी मासूमियत से मिलता रहा राजेश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भोले भाली राधा और रामचरण लूट लिए और बेचारे चालाक इंसान के द्वारा छले गए। रात को संदेश भिजवाया गया राजेश को। दोनों को गुस्सा तो था, पर नहीं जानते थे कि निपटे कैसे इस सब से। शाम को तो राजेश नहीं आया। जब राजेश को बुलाया तो शाम को वह नहीं मिला, लेकिन सवेरे जब राजेश आया तो वह बेखौफ सबसे ऐसे बात करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। रामचरण को बोला, भैया, राम भैया सवेरे ही बुला लिया, क्या बात है। रामचरण ने अपनी शांत करने की कोशिश की, अपने आप को शांत रखने की बहुत कोशिश की और कहा, राजेश, कल राधा बैंक गई थी, वहाँ उसका अकाउंट खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? तुमने 3,20,000 निकलवाए, राधा से पूछकर चेक साइन करके, बाकी के पैसे कहाँ गए? अकाउंट खाली कैसे है? रामचरण के प्रश्न से जो राजेश का चेहरा एकदम सपाट था, कोई भाव नहीं था चेहरे पर। बड़े ही बेफिक्र अंदाज में राजेश बोला, मुझे ज़रूरत थी, मैंने निकलवाए हैं, मैं वापस बैंक में डाल दूंगा। उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही रामचरण का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। बोला कि तूने पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी। तो राजेश बोला, अरे आप तो सर पर चढ़ रहे हो, भाई साहब कह तो दिया, मैं चुका दूंगा। राधा गुस्से में कांप रही थी, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। आंसू भरी आंखों से वो राजेश को देख रही थी। राजेश ने फिर कहा, मुझे सख्त ज़रूरत थी भैया, तो मैंने सोचा घर का पैसा है, लगा दिया बिजनेस में। अभी तो कोई ठिकाना नहीं है, घर मिल जाए तो बात करना, ना दूं तो नाम बदल देना मेरा, तुम्हारे तो दे ही दूंगा। पर राजेश ये पैसे घर के नहीं थे, राधा के भाई ने घर लेने को दिए थे। रामचरण चिल्ला कर बोला, ना अब घर नहीं लिया तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं रहेगी, समझ रहे हो ना तुम। उसकी बात राजेश ने बीच में ही काट दी और बोला, भैया आप लोगों को घर मिले तो मैं पैसे दे दूंगा, बाकी मुझे अभी जाना है। तो वह कहने लगा, रामचरण, राजेश हमने एक प्लॉट देखा है 60,000 में, तो अभी दे दो 60,000, बाकी बैंक में जमा करवा दो, और जो प्लॉट खरीदे हैं वो भी बेचो। हमने 3,20,000 और जो प्लॉट बेचने में जो फ़ायदा मिला है वह सब जल्दी डिपॉजिट करो, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। राजेश अकड़कड़ बोला, अरे झगड़े आप कर रहे हो, छोटा भाई हूँ, इतना भी हक नहीं क्या मेरा? अपने बड़े भाई का तो पूरा परिवार आप संभाल कर बैठे हो और मैंने थोड़े से पैसे क्या ले लिए, आप तो गुस्सा कर रहे हो।
अपने किए पर राजेश बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। वह बोला, राधा भाभी लौटा दूंगा सब, दिल बड़ा करिए। और वह मुस्कुरा के बोला और जाने लगा। लेकिन राधिका को उसकी शक्ल देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा था। रामचरण बोला, अब क्या करें, कैसे इससे पैसे निकलवाऊं? केस भी तो नहीं कर सकते और प्रमाण भी तो नहीं था। अंदाजा नहीं था उनको कि ये ऐसा हमारे साथ धोखा करेगा। पैसे की भूख इंसान को जानवर बना देती है। अब राजेश ने उनके साथ धोखा कर दिया। अब राधिका के हौसले पस्त हो चुके थे। उसके मायके में भाइयों का गुस्सा और भाभियों की कटाक्ष भरी नज़रें और अपने को जो चूर चूर होते दिख रही थी। सपने भी उसके टूट रहे थे। जमीन में उसके पैर धंसते जा रहे थे। दूसरे दिन 20,000 भेज दिए राजेश ने और कहा कि अभी तो इतना ही दे सकता हूँ। राधा ने सोचा, क्या राजेश खैरात की तरह 10 या 20,000 करके देगा? इससे तो अच्छा है ना दे। थोड़ी उम्मीद थी प्लॉट पर एडवांस देके उसे रोक लें। थोड़ी उम्मीद उसने बांधी। दूसरे दिन प्रॉपर्टी ब्रोकर से वो मिले और प्लॉट के एडवांस देने की बात कही। सब कुछ सही होने जा रहा था, पर उन्होंने कहा बचे हुए 40,000 1 महीने तक देने होंगे, नहीं तो ये एडवांस नहीं मिलेगी। किसी तरह जो उन्होंने मना लिया। 1 महीना मिला। राजेश से वो कहने लगे, सिर्फ पैसे दे दे, किसी तरह अपना छोटा सा घर बनाएंगे हम, जो सिर्फ अपना होगा, किराए का नहीं। ये बात फ़ोन करके उन्होंने राजेश को बता दी। उसने भी दिलासा दिया कि वह जल्दी पैसे दे देगा। कहते सुनते 1 महीना होने को आया, पर राजेश का कहीं पता नहीं था। बीना को भी पूछा, उसने तो वही कहा कि मैंने तो बोला है कि आपसे मिल लें, देख लें, शायद कल आ जाएं। राधिका चिंता में थी। भाई का फ़ोन आया तो वो डर रही थी। भाई ने भी वही सवाल दाग दिया कि राधिका क्या रहा घर का? मुझे लगता है घर तुम लोग लोगे नहीं, ऐसे ही पैसे खा जाओगे। राधिका बोली, नहीं भैया, ऐसे तो नहीं कहो, बहुत ढूंढ रहे हैं, अच्छा घर मिलते ही ले लेंगे। और धीरे धीरे 6 महीने हो गए। वह कहने लगा कि मैं देखता हूँ 6 महीने तो हो गए हैं, अब और कितने दिन लगाते हो? और भैया ने फ़ोन रख दिया। पर राधिका के दिल की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। रामचरण आया तो सारी बातें उसने सुनी। उसके माथे पर भी सिकन आ गई। राधिका सारे काम करती थी मशीन की तरह। खाना पीना, बच्चों से भी हंसना बोलना बंद ही था उसका। बच्चे भी सहमे सहमे रहते थे। समझ ईसा को ही थी कि क्या हो रहा है। रामचरण भी अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं चाहता था, पर राजेश के व्यवहार ने उन्हें अंदर से लील रहा था। राधिका बच्चों को स्कूल, रामचरण को दुकान भेजकर रोज के सारे काम निपटाए और पास में राजेश के घर गई। उसने सोच लिया, कैसे भी हो बीना को बताऊंगी और बोलूंगी राजेश को समझाए। बीना ने बुरा सा मुंह बनाया और दरवाज़ा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। राधिका ने अंदर घर में प्रवेश किया और बोली, अरे वाह, नया सोफ़ा, नई बड़ी टीवी, शानदार पर्दे, अरे बीना घर तो चमक रहा है। उस चमक से उसे अपने लगाए पैसे की महक आ रही थी। बीना ने पानी लाकर रख दिया और बोली, चाय चढ़ा कर आती हूँ। राधा ने उसका हाथ पकड़कर पास बिठाया और बोली, चाय तो घर जाकर पी लूँगी बीना, मुझे तुमसे बात करनी है। बीना बोली, हाँ हाँ भाभी बोलो। वह कुछ नज़रें चुराती सी बोल रही थी। तो राधिका बोली, बीना तुम्हें पता है हमारी हालत तो तुमसे छिपी नहीं है। राजेश जो कर रहा है मेरे साथ उसने अच्छा किया। लेकिन बीच में ही बात काटते हुए वह बोली, बीना क्या किया है? तो राधिका बोली, इतनी भोली ना बनो बीना, राजेश ने पैसे जो मेरे भाई ने दिए थे 5 लाख का ही कबाड़ा कर दिया है। साथ ही मेरे बच्चों का भविष्य और मेरे रिश्ते मायके से सब खराब कर दिए हैं। मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस में तो जा नहीं सकती, हमारे अपने हो तुम लोग। और बीना थोड़ी सकपकाई और संभल कर बोली, धमकाने आई हो भाभी? आपको जो भी परेशानी है राजेश से, तो राजेश से बात करो, मुझे चैन से जीने दो। राधा को गुस्सा आया और बोली,
तो ऐसा तो नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है? ये घर में जो नयापन चमक रहा है ना, यह सब मेरे पैसे हैं। तो वह कहने लगी, बीना तो भाभी आपको मेरा नया फर्नीचर खटक रहा है और आप मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाओ। आपने नहीं दिए मुझे पैसे, जिनको दिए हैं उनसे बात करो। बीना अपना रंग दिखाने लगी। राधिका से ज़्यादा बोला नहीं गया। असल में राधिका ने कभी ऐसी बातें ना तो कही थी और ना सुनी थी। बेचारी घर लौट कर आई और अपने कमरे में सो गई। अब उसमें हिम्मत नहीं थी। अनजाने ही आंसू बहने लगे और वो उस दिन को कोसने लगी जिस दिन पैसे आए थे। अपनी कमजोरी पर भी गुस्सा आया। अपने पैसे मांगने में ही वह चोर बन गई। माँ ने टेढ़ापन सिखाया नहीं, कैसे मुकाबला करूं उस राजेश का? बच्चे आने वाले होंगे। और वह खड़ी हुई, खाना बनाया, मशीनी तरीके से किसी तरह सबको खिला दिया। किचन साफ किया, खुद से तो खाया भी नहीं गया। शाम तक तो राधिका का बुरा हाल हो गया। रामचरण आए तो उसे जो डॉक्टर के पास ले गए। एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। ऊपर से भूखे पेट ही दवाई दी गई। किसी तरह कुछ खिलाकर दवाई दी गई तो बेहोश सी वो एकटक छत को देख रही थी। और 2 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। वह सोच रही थी कि अपने पैसे ही मांगने तो वह बीना के पास गई थी। उल्टा बीना ने 4 बातें सुना दी और अपना सा मुँह लेकर वह ऐसे रह गई। ऐसे ही होता है, उधार दो, जिसको लेना है पैसे वो चोर बन जाता है। पैसे लेकर लोग राजा बन जाते हैं। राजेश तो गुम था बिल्कुल, और राधिका और रामचरण की पहुंच से बहुत दूर। राधिका तो जैसे बरसों की मरीज बन गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे दिख रहे थे। रामचरण पत्नी को यूं नहीं देखना चाहता था। घर की शांति भंग हो गई थी। कुछ दिन बाद राजेश ने 40,000 भिजवा दिए। रामचरण और राधिका ने जाकर प्लॉट की कार्रवाई करने लगे। सारे पेपर बनने में 4 दिन लग गए। साइन होकर प्लॉट के पेपर उनके हाथ में आ गए। थोड़ी खुशी पति पत्नी को हुई। अब उनका मकसद घर बनाना रह गया था। किसी भी तरह उन्हें पैसे राजेश से मिल जाएं। अब 20 या 30,000 बात नहीं बनेगी। घर बनाने में तो बहुत पैसे लगेंगे। रामचरण और राधिका की आंखें सपने सजाने में लगी हुई थी। इधर राजेश और बीना अपनी ही प्लानिंग में लगे हुए थे। बच्चों को हॉस्टल भेजने की तैयारी में थे। प्लॉट खरीद और बेचने का काम अच्छा चलने लगा था। राधिका के पैसों ने खुलकर वो खेल खेला था। राजेश चुप्पी लगाए था। कोई बात नहीं हो रही थी और बीना भी पहले जैसी बात नहीं करती थी। राधिका भी थोड़ी ठीक थी। शंकाएं तो बहुत थी मन में। भाई को बता दिया था कि प्लॉट लिया है, घर बना रहे हैं। इस बात को 3.5 महीने हो गए थे। राधा के भाई का फ़ोन आया। वो बोले, अब कब बनाओगे घर? बारिश से पहले छत डलवा लो, बाद में दिक्कत आएगी। राधा ने राजेश को बुलावा भेजा। वो आ तो एक बार में ही गया, पर ठीक से बात नहीं करी, मुंह फुलाए बैठा रहा। रामचरण ने ही बात चालू की। अब हमें घर बनवाना है राजेश, पैसे बताओ किस तरह दोगे? हमें सामान ऑर्डर करना है, मिस्त्रियों से बात हो गई है, छत भी बरसात से पहले डाल देंगे। रामचरण से बात सुनने के बाद तो वह रामचरण को हाथ से रोका। कैसे पैसे? 60,000 तो दिए ना, और कितने दूं? राधा ने सपाट शब्दों में बात की। देखो राजेश, मुझे सारे पैसे वापस चाहिए जो बैंक से निकाले तुमने, और उसके पहले जो तुमने प्लॉट खरीदने के बहाने लिए तुमने। ठीक है, मैं महीने के 20,000 हर बार दे दूंगा। इस तरह इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। बहुत ही बेशर्मी से राजेश बोला। राधा ने तेज आवाज़ में बोला, क्या हम तुमसे भीख मांग रहे हैं? अपने ही तो पैसे मांग रहे हैं राजेश। तुमने अमानत में खयानत की है। शर्म आनी चाहिए राजेश तुम्हें। अपना समझा था हमने, तुम तो परायों से भी बुरे निकले। अब क्या हम भिखारियों की तरह हर महीने तुमसे 20,000 रुपये लेने आए? राधा ने हिम्मत की बोलने की, और फिर खड़ी भी नहीं हो पाई, गिर गई। सब उसे संभालते रहे। राजेश को पड़ी नहीं थी कि उसे मौका मिला और वो वहाँ से चलता बना। राधिका को उसकी बेटी ईशा और रामचरण
हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उसे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। ईसा बहुत रोई। माँ को ऐसा देखकर रामचरण को आदत नहीं सब संभालने की, वह बौखला जाता था। ईसा को बोलता है चुप कर, जबकि वो खुद बहुत परेशान था। सारे टेस्ट हो, रिपोर्ट में हाई शुगर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ने थोड़ा किडनी पर भी असर किया था। पता नहीं कब से उसकी बॉडी को शुगर ने जकड़ रखा था। रामचरण के तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ईसा को ही डॉक्टर से बात करनी पड़ रही थी। सुधा और उसके परिवार से कोई नहीं आया। उसका बड़ा बेटा ईसा से बड़ा था, एक बार आकर चाचा की मदद ही कर देता, पर सुधा फोन पर ही पूछती रही, आई नहीं मिलने। पर उसने सुयश और श्री को खाना खिला दिया था। दुकान के नौकर के हाथों उन सब का खाना भेज दिया था। राधा के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ने लगी। रामचरण सोच रहा था कहाँ से जुगाड़ बिठाऊं। ईसा को घर भेज दिया। वो खुद अकेला हॉस्पिटल में रह रहा था। सवेरे फिर ईसा आ गई और सुधा भी आकर मिल गई। पिता को चिंता में देखकर ईसा से रहा नहीं जा रहा था। जानती थी कि ये वक्त कैसे निकलेगा। दूसरे दिन शाम को देर से हॉस्पिटल से घर आई और आते ही राजेश के घर गई। उसने बीना से कहा कि चाचा से कहो कि मुझे पैसे ला कर दे। भाई, बीना बोली, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, तुम ही बोल दो। अंदर ही है राजेश। बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था राजेश। अब तो घर में एयर कंडीशन भी लगवा दिया था। ईसा को देखकर खिसियानी सी हंसकर बोला, अरे बेटा कैसी हो? मम्मी ठीक है? कुछ चाहिए तो बताना। ईसा रोदी बोली, चाचा आपसे विनती है, हमारे पैसे में से कुछ दे दो, बहुत ज़रूरत है। संकोची और संस्कारी ईसा का आज मुंह खोलना पड़ा। राजेश ने बिना देर किए बोला, कल करता हूँ इंतजाम। और दूसरे दिन हॉस्पिटल जाने से पहले 20,000 रुपया दे गया। साथ में ये बोला, इस महीने के पैसे आ गए हैं, पापा को बता देना। ईसा की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो अपने आंसुओं को जब्त करके और तैयार होकर घर से निकली। वहाँ पहुंचकर रामचरण को पैसे थमाए, मम्मी का इलाज करवाए। रामचरण ने बहुत पूछा, उसने सारी बात कह सुनाई, पर यह छिपा गई कि राजेश ने क्या बोला। राधा की शुगर लेवल ठीक हो रही थी। नॉर्मल होते होते जो राधिका 6 दिन बाद घर लौटी। राधा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। शुगर लेवल भी ठीक थी, पर अभी भी डॉक्टर ने बोला था कि कोई भी टेंशन वाली बात राधा से ना की जाए। थोड़ा सा भी दिमाग पर अगर जोर डालती है तो शुगर हाई हो जाती है। थोड़े दिनों में ईसा ने जो घर को संभाल लिया था। सुधा से तो कोई उम्मीद नहीं थी, खाना पका कर देगी। राधा किसी तरह खाना नाश्ता बना लेती। शाम का खाना बनाना ईसा के जिम्मे था। कपड़े रामचरण धोकर डाल देता, ईसा रात को प्रेस करके रख देती। घर की कहानी तो ऐसे ही चल रही थी। राधिका भी अपने छोटे बच्चों को देखती उसको तरस जाते बच्चों पर। जब उसने सोचा जब उसकी किस्मत में जो हो, अपने आप को परेशान करके बीमार करके कोई फ़ायदा नहीं। उसे कुछ हुआ तो उसका घर बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। जिस सुधा को उसके बच्चों और भाई साहब समेत वो पाल रहे थे, उन्होंने कभी पूछा नहीं। राधिका को सबने समझाया था कि जेठ की फैमिली की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो, तो सबको राधा यही कहती, मेरे बच्चे खाएं और भाभी के बच्चे भूखे रहें, मैं ऐसा कैसा कर सकती हूँ। और आज वही जेठानी थी जो कभी राधिका को पूछती भी नहीं थी। हाँ, ज़रूरत पड़े में हाजिर तो हो जाती थी। बिना सोचे बीमारी पर खर्चा हुआ होगा, उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती थी। रामचरण जो कमाते दोनों घरों की ज़रूरतों में ही ख़त्म हो जाता। राजेश बड़े आराम से था। उसको भाई के रिश्ते का कोई भी मान नहीं था। पैसे ने 2 घरों में दीवार डाल दी थी। एक ही गली में रहते हुए आना जाना बंद था। बीना ने तो अपना असली रंग अभी दिखाया था। पूछने भी नहीं आई थी वो राधा को। मलाल तो राधा को बहुत बातों से था, पर राधा अपने आप को दिमागी तौर पर उलझाना नहीं चाहती थी। एक बार वो ठीक हो जाए बस। बच्चे भी अपनी माँ से चिपके रहते थे। बच्चे भी डर गए थे राधिका की बीमारी से, कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। राधा का भाई बहुत दिनों से उससे मिलना चाहता था। स्थिति थोड़ी संभली तो एक दिन वो आ गए और राधिका ने बड़े जतन से खाना बनाया।
खाना खाकर राधा का भाई अमृतलाल बहुत खुश हुआ, बहन को बहुत आशीर्वाद दिए। भाई बहन बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। रामचरण रात में ही आकर अपने साले से मिले थे। वो उतना खुले ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे। उनको लगता था कि उनकी बहन रामचरण की सीधेपन के कारण ही दुख सह रही है। इसलिए सुबह अमृतलाल ने राजेश से मिलने की पेशकश की तो रामचरण ने कल बुलाने की हामी भर दी। सवेरे जब राजेश आए, अमृतलाल ने बिना कोई भूमिका बांधे राजेश पर नज़र टिकाते हुए कहा, हाँ भाई राजेश, क्या किस्सा है? ये जो मुझे राधा बता रही है वही है या तुम्हें कुछ और भी कहना है? शक पकाया राजेश बोला, नहीं, राधा भाभी ठीक कह रही है, मुझसे गलती हुई है। मैंने भाभी के पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए। गलत ये भी हुआ कि बिना पूछे लगा दिए, मैं समझता हूँ, पर भाई साहब मैंने सोचा तब तक बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसे चुपचाप वापस बैंक में डाल देता, पर घाटा पड़ गया, नहीं तो मैं ऐसा नहीं हूँ। राजेश की मीठी पश्चाताप वाली बातें सभी को पता था कि झूठी हैं, पर अमृत ने सोचा अगर बिना बात खराब किए पैसा निकाल ले तो बहुत बढ़िया है। अगर राजेश को डांटेंगे तो वो और भी साहा बन जाएगा और खुलकर सामने आएगा। अगर ऐसे पैसे दे देता है तो क्या हर्ज है। राजेश ने सबकी ओर देखा और रामचरण की तरफ देखकर हाथ जोड़कर बोला, भाई मैंने तो मना किया ही नहीं था, आप अमृत भाई को बेकार बुला लिया आपने। हम तो भाई भाई हैं, आपस में अपना कर लेते फैसला। राजेश खुद ही अपनी लालची सोच को सबके सामने ला रहा था। रामचरण के मुंह पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी। वे बोले, राजेश तुमने 20,000 महीना देने का विचार किया था, उससे घर कैसे बनाऊं मैं? कुछ देर रोककर राधा मरते मरते बची है। रामचरण बोला, मेरा घर ही बर्बाद हो जाता। वो तो देवी माँ की कृपा से अब राधिका ठीक है। सब तुम्हारे कारण हुआ है राजेश। कभी आए पछतावा करने तो अभी कह रहे हो भैया ऐसा होता है, मुसीबत में हमें छोड़कर भाग गए तुम और अब तुम पछतावा करने के लिए आए हो। रामचरण का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। अमृतलाल ने रामचरण को हाथ से रोका, शांत रहने को कहा और कहा, राजेश तुम्हारी ये बातें हैं झूठी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। 3 महीने इंसानियत के नाते तुम्हें दिए क्योंकि तुम इनके चचेरे भाई हो, इसी खातिर। अब तुम इनके पैसे लौटा दो, इनको घर बनवाने दो। मैं नहीं चाहता कि कोई पुलिसबाजी हो रिश्तेदारों में। थोड़ी धमकी भरे स्वर में अमृतलाल बोले। राजेश उठ खड़ा हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दें, पुलिस का नाम भी ना लो भाई साहब, मैं करा दूंगा वापस पैसे। उसकी आवाज़ उसकी भावनाओं का साथ नहीं दे रही थी। साफ था वो फिर झूठ बोल रहा है। अमृत ने बोल तो दिया पुलिस का नाम। राजेश को भी पता था ये लोग कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, कोई सबूत नहीं था। इस सारे झमेले में सुधा और शिवचरण तमाशाई थे। शिवचरण तो बोलते नहीं थे, बस सब कुछ देख रहे थे। उसको तो जुआ और सट्टे की आदत थी। मन ही मन सोचता काश उनको ये पैसे मिलते तो डबल कर देता सट्टे में लगाकर, और खुद ही मंद मंद शिवचरण मुस्कुराने लगता। सुधा को असीम आनंद मिल रहा था। जो उसका और उसके परिवार का घर चला रहे थे, उन्हीं के दुख में उसे सुख मिल रहा था। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ कोई नहीं था, भगवान भी उनसे मुंह मोड़ लिया था शायद। अमृतलाल के घर से जाने के बाद राधिका थोड़ी निश्चिंत थी। अब कैसे भी राजेश पैसे दे ही देगा। सुधा और शिवचरण की यूँ तो आपस में नहीं बनती थी, पर जब भाई भाभी की कोई बुराई करनी हो तो दोनों एक मत हो जाते थे। सही कहा किसी ने, हम चाहें तो अपना सर काट कर रख दें किसी के सामने, पर सामने वाले को बुराई ही करनी है तो वो फिर भी कहेगा गर्दन आपने टेढ़ी मेढ़ी काट दी है। खुश कोई ना होगा और कोई दरिया दिली का मेडल देने वाला नहीं है। यही सुधा है। जब पति ने कमाना बंद किया किस तरह रोई तड़पी थी राधा और रामचरण के सामने। सब भूलकर अभी अपना हक समझकर अपनी ही जो उसमें घमंड में रहती है। सही है, राधा बेचारी राजेश की तरफ से कुछ न्यू जाए। और एक दिन राजेश घर में तब आया जब रामचरण अभी दुकान नहीं गए थे। उसके हाथ में एक थैली थी। उसने आते ही रामचरण के हाथ में रख दी और कुछ नाराज़गी से उसने कहा, ये पकड़ो 60,000 है भैया, अब 120 आ गए हैं।
और बाकी का जो मैं आपको लौटा दूंगा, 380 बाकी रह गई हैं। और मैं भूलूंगा नहीं आपने जिस तरह से अपने साले को के सामने मुझे जलील किया भैया, आप दोनों ने। और एक बात और भैया, इसके बाद आपकी श्रीमती जी से मुझे बात नहीं करनी है, बहुत हुई बेइज्जती मेरी। और वो राजेश गुस्से में उफंडता हुआ कह रहा था। राधिका को बड़ा दुख हुआ। जब वो शादी करके आई थी छोटा सा था, आज इस तरह सामने पड़ रहा था। ठेस तो बहुत लगी दोनों को। बिना बोले रामचरण ने जो पैसे लेके गिने और फिर अलमारी में रख दिया। साथ ही साथ उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। सवेरा होते इंजीनियर को फ़ोन किया, नक्शे बनाए तो दिखा दे कि सारा काम ठेके पर ही देंगे। इस तरह छोटे से घर को बनाने की प्लानिंग चल रही थी। राधा की आंखों में नए घर के और अपने घर बनने की खुशी साफ झलकती थी। वो नक्शा नहीं था, ताबीर थी उसके सपनों की। अभी जिंदगी पटरी पर चलने लगी। आने वाले कल में हसीन सपने अपने आंखों में समेटे थे। वो रात भी खुशी से सबको अपने आंचल में सहज के सो गई। नक्शा पास हो गया, घर बनना शुरू हो गया था। पैसों की कमी महसूस होने लगी। राजेश को संदेशा भिजवाया और आश्चर्यजनक से रूप से उसने 40,000 भिजवा दिया। काम आगे निकलने लगा। दीवारें तो खड़ी हो गई। राधिका ने संदेशा भेजने पर और 40,000 आ गए। किसी तरह छत पड़ जाए। राधिका को ये एक चिंता थी, उसमें इतना सीमेंट लगने वाला और लोहा भी बहुत था। राधा इसी चिंता में दिन रात रहने लगी। घर की छत पड़ते ही राधिका और रामचरण को खुशी हो रही थी। ईसा और बच्चे भी खुशी में आपस में बातें करते थे। राधिका ने भाइयों को भी सूचित कर दिया कि वे लोग भी बहुत खुश हुए। पड़ोस में रहने वाली शांता आई और राधिका से मिलने, तो राधिका बहुत चहक रही थी। शांता बोली, भाभी आप भी जाओगे? पास में बीना और राजेश भी जा रहे हैं, सुना है इनका भी घर बन गया है। राधिका एकदम से चौंक गई। क्या बोल रही हो? हमें तो नहीं पता। वो जोर से चिल्ला कर बोली, हाँ भाभी मैं सच कह रही हूँ, राजेश ने सबको बताया है, वो जल्दी ही मोहल्ला छोड़ रहे हैं। राधिका बोली, कहाँ जा रहे हैं बताया उन्होंने? तो वह कहने लगी, नहीं है तो नहीं बताया, आपके रिश्तेदार हैं, आप तो ये सवाल आराम से पूछ सकती हैं। राधिका का किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। रात को रामचरण के आते ही राधिका ने बच्चों की तरह सब रामचरण को बता दिया। रामचरण बोले, ठीक है मैं जाकर पूछता हूँ, कहीं अफवाह तो नहीं है। रामचरण को गई ज़्यादा देर नहीं हुई थी, आए तो बहुत शांत थे। राधिका बेकार की वो कहने लगे, राधिका बेकार की बातें हैं, वो आराम से बैठे और कोई इरादा नहीं है उनका। वो बोल रहा था सब नया सामान डाला है उन्होंने अभी। राधिका विश्वास से भरी नज़रों से रामचरण को देख रही थी। रामचरण बोले, अरे विश्वास कर लो, हमारा खून है, थोड़ा बहक गया था पर बुरा नहीं है दिल का। राधिका मुस्कुरा दी, पर दिल में कहीं शक तो था ही। बस 2-4 दिन ही बीते, अचानक ईसा बाहर से भागती हुई आई। माँ माँ, राधा घबरा गई। क्या हुआ ईसा, क्यों इतनी तेज कदमों से भाग रही है, क्यों हाँफ रही है, क्या हुआ तुझे? तो वह ईसा उसको पकड़कर गले से लगा लिया और बोली, क्या हुआ बच्चे, बता क्यों भाग रही है? वह बोली, माँ आपको पता है अंकल चले गए। ईसा तो राधिका बोली, कौन से अंकल, किस अंकल की बात कर रही है? तो ईसा बोली, वो पास वाले राजेश अंकल चले गए, घर में ताला है। राधा ने समझाया, बेटा कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, इसमें डरने और घबराने की कौन सी बात है? तो ईसा बोली, नहीं मम्मी, 3 दिन हो गए, किसी को बताया नहीं, रातों रात चले गए। ईसा ने बिना रुके सारी बात कह दी। सुधा भी आ गई चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, और सारी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। राधिका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कौन क्या कह रहा है। भागकर वो घर के बाहर चली गई। राजेश के मकान पर ताला लगा हुआ था। गेट पर जो बोर्ड लगा हुआ था किराए पर उठाने के लिए, और मकान मालिक का नाम और नंबर लिखा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। उसे पता ही नहीं चारों तरफ क्या हो रहा है। राधिका को समझ कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। उसका विश्वास डगमगा गया। इंसान ऐसा भी गिर सकता है। थोड़े लाख, 1-1.5 लाख के लिए घर तक छोड़ दिया। खून सफ़ेद हो गया, भाइयों को भी नहीं बताया। राधिका चुपचाप पलंग पर आकर लौट गई। आंसुओं ने आज उसका साथ नहीं दिया। आंखें सूख चुकी थी। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अब वो क्या करे, सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। उसका विश्वास डगमगा गया था। इंसान ऐसा भी गिर सकता है। थोड़े लालच के लिए घर तक छोड़ दिया, 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर। खून सफ़ेद हो गया, अपने भाइयों को भी नहीं बताया। राधा चुपचाप पलंग पर गिर पड़ी। आंसुओं ने आज साथ नहीं दिया, आंखें सूख चुकी थी। छत को देखते हुए चुपचाप पड़ी थी। बच्चे रो रहे थे। दोनों बेटे माँ को घेर कर खड़े थे। ईसा पानी लाई और सुधा और शिवचरण दूसरे रूम में राजेश की बखियाँ उधेड़ रहे थे। रामचरण को दुकान से बुलवाया गया। उसके आते ही राधा फूट फूट कर रो पड़ी। मानसिक दबाव इतना था कि संभल पा रही थी। रामचरण ने सोचा स्थिति खराब हो उसके पहले यह हॉस्पिटल ले जाऊं। वहाँ उसको एडमिट करवाया। शुगर लेवल जो हाई ब्लड प्रेशर दोनों थे। डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई, मेडिसिन सब चालू हो गए। 3-4 दिन फिर उसे हॉस्पिटल रहना पड़ा। सारा घर सुधा देख रही थी। ईशा और बारी बारी से हॉस्पिटल और घर और बच्चों को देखते। टेस्ट जो हुए उनमें दोनों किडनियाँ थोड़ी थोड़ी डैमेज हो रही थी। एक में थोड़ा स्टोन भी झलक रहा था। डॉक्टर ने और थोड़े गहन टेस्ट किए तो स्टोन नज़र आया, पर छोटा था। उस समय लेप्रोस्कोपी का कोई आविष्कार नहीं था। जो भी सर्जरी होती थी स्किन काट के ही होनी थी। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी अभी होनी है। राजेश वो अपनी कामयाबी पर उधर बड़ा खुश था। अपने बच्चों समेत पास के छोटे शहर में एक बड़े और अच्छे घर में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ स्कूल भी बड़े अच्छे थे। दूर दूर से बच्चे यहीं आते थे पढ़ने। उसने वहीं से अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी चालू कर दी। नाम अलग रख लिया। उसके अपने 4 ट्रक थे। काम खूब अच्छा चल निकला। कुल मिलाकर राधिका के पैसा उसको रास आ रहा था। उसने किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखा। बहन कोई थी नहीं उसकी। राधिका घर आई तो पर खाना नहीं खा पा रही थी। भूख लगना बंद हो गई थी। कमजोरी बढ़ गई थी। रामचरण परेशान थे। सर्जरी पर कम से कम 2 या 3 लाख तो चाहिए थे। उसकी किराने की दुकान उतनी नहीं चल रही थी। आसपास और भी किराना की दुकान हो गई थी। बस गुजर बसर हो रही थी। उसने सोचा ही नहीं था कि स्थिति ऐसी आएगी। पैसा कभी हाथ में रहा नहीं। जो कमाया 2 घरों में बट गया। बचत का तो नाम ही नहीं था और ना ही समझ थी कि जेवर के नाम पर राधिका के पास 2 चूड़ियाँ और बालियाँ थीं, 2 अंगूठी, बस क्या मिलेगा। शिवचरण और रामचरण दोनों सलाह मशविरा करके उन्हें यही सूझा कि घर पर लोन ले लिया जाए। किसी तरह दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क किया। घर दिखाया जिसकी छत पड़ चुकी थी। जल्दी जल्दी घर का सौदा हो गया। लागत और प्लॉट को मिलाकर अच्छी खासी धनराशि हाथ में आ गई। राधा बेखबर थी। वह अपने ही दुख में दुखी थी। दूसरों की हर तकलीफ में खड़ी रहती थी। जब वो मुसीबत में है तो कौन खड़ा है उसके लिए। किडनी के दर्द से व्याकुल थी और ईसा की मदद से गृहस्थी चल रही थी। सुयश और श्री भी खुश थे कि माँ घर में जो थी और ठीक हो जाएगी, यही सोच रहे थे। हाथ में पैसा आते ही रामचरण ने कुछ पैसे अलग रख दिए। खैर सर्जरी के दिन पास आ रहे थे। रामचरण राधा को लेकर तैयार कर रहे थे। सर्जरी करने डॉक्टर आए। उनको भी अंदाजा नहीं था कि स्टोन काफ़ी बड़ा था। राधा बेहोश थी। रामचरण बेचारा बेबसा उसे देखता रहा। 25 साल होने जा रहे थे। 25 साल कैसे गुजर गए। हमारा परिवार, बच्चे सब राधा ने देखा, कभी कोई शिकायत नहीं की। हाल में राधा और जो शिवचरण, सुधा और उसके चारों बच्चों की जिम्मेदारी भी खुशी खुशी राधिका ने स्वीकार की थी। आज वही लोग उनको नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। सबको प्यार देने वाली ऐसे खामोशी से बेहोश पड़ी थी। रामचरण खामोशी से रोते, चुपके से आंसू पोंछ लेते। राजेश का कुछ पता नहीं था। मन के घाव और गहराते जा रहे थे। सब सोचते हुए उन्होंने राधा की कराहने की आवाज़ सुनकर वो अंदर भागे। राधा थोड़ी सी आंखें खोलकर सबको देख रही थी। ईसा को देखकर वह मुस्कुराई थी और रामचरण को देखकर बरबस रो दी। 5 दिन बाद राधिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर उन्हें रोज़ पट्टी करनी होगी। रामचरण तो पीछे हट गए
और तो ये जिम्मेदारी ईशा ने ले ली। ईशा पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गई थी। राधा तो चुप ही रहती थी। उसके 3 भाई थे पर सब अपने में मस्त थे। एक अमृतलाल ही थे जो राधा को पूछते थे और उसकी वेडिंग एनिवर्सरी पर उसने 5 लाख रुपए देने का आइडिया भी उन्हीं का था और पैसों की खातिर अपनी बहन को तड़पते देखना उन्हें मंजूर नहीं था। फिर बहन की बीमारी ने उन्हें चिंताग्रस्त कर दिया था। इंसान क्या सोचता क्या हो जाता है। फ़ोन पर बात कर कर भी जब उन्हें चैन नहीं आया तो पत्नी को साथ लेकर वो राधिका को देखने आए तो उनकी बहन की हालत उनसे देखी नहीं गई। दोनों भाई बहन बहुत रोए। रामचरण सारे दुखों की वजह खुद को मानते थे। उन्हें भी अपनी करनी पर बहुत गुस्सा था। खुद पर शरीर के टाँके तो भरने ही थे पर मन के टाँके कभी नहीं भरते। राधा थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगी थी, खाना भी बनाने लगी थी। बेचारी ईशा कितना करती, जल्दी से वापस अपने काम में ढल गई थी राधिका। राधा और रामचरण एक सामान्य जीवन जी रहे थे पर एक कसक उनके मन में रह गई थी। राधिका कभी कभी अकेले में रो लेती। धीरे धीरे अंदर ही अंदर जख्म नासूर बन गए। इससे उसकी सेहत पर असर होना लाजमी था। कभी बीपी बढ़ जाता तो कभी शुगर। जिंदगी ऐसे ही एक शांत तालाब की तरह थी, बाहर शांत और अंदर से हलचल। उधर राजेश की जिंदगी अच्छी चल निकली। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खूब अच्छा चल रहा था। बड़ा ही शानदार घर, बच्चे अच्छे स्कूल में थे। सब कुछ भुलाकर वैसे भी जो जख्म देते हैं उन्हें कहाँ याद रहता है। जिन्हें जख्म मिलते हैं उनके जख्म ताज़ा रहते हैं, वही संभाल कर रखते हैं। राधा सोचती थी कभी तो ईश्वर उन पर दया करेगा। ईश्वर की माया देखिए कि छीना गया जिनसे फिर भी सीने पर पत्थर रखकर वो चल रहे हैं और जिसने छीना वो मज़े में है। ईश्वर के सारे साधन उसने दिए हैं अपनी पत्नी और बच्चों को। परिस्थितियों ने राधिका को पागल बना दिया। वो ज़्यादा सोच भी नहीं पाती थी। वैसे भी उसकी शारीरिक हालत भी ठीक नहीं थी। एक दिन उसके पेट में फिर भयंकर दर्द उठा। हॉस्पिटल में फिर सारे टेस्ट हुए। किडनी में स्टोन फिर हो गया था। दूसरी किडनी में बहुत खराबी थी जिसमें से पहले स्टोन निकाला था। दोनों किडनी जो खराब हो गई थी। तरह तरह के ट्रीटमेंट चल रहे थे। शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था, डायलिसिस भी नहीं हो रहा और पहले किडनी जिसमें स्टोन निकाला था उस किडनी में फंगस लग गई थी। कुल मिलाकर स्थिति चिंताजनक थी। किसी रिश्तेदार से यह बात राजेश तक गई तो उसने सुनी बात और भूल गया। ऊपर वाले के खेल बहुत निराले हैं। सभी दुआ कर रहे थे कि राधा ठीक होकर घर आए। ईशा और सुयश और श्री, खुद रामचरण जी भी जो उदास थे और अवसाद में थे पर फिर भी हिम्मत से सब संभाल रहे थे। घर, हॉस्पिटल, दुकान के बीच उनकी ज़िंदगी चल रही थी। डॉक्टर ने एक बार तो साफ रामचरण को बता दी कि राधिका का बचना मुश्किल है। उसकी बॉडी किसी और की किडनी स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। दोनों किडनी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही थी। ईशा को और दोनों भाइयों को इस बात का पता नहीं था। रामचरण अकेले इस बोझ को अपने सीने में छिपाए हुए थे। ईशा को बड़ी उम्मीद थी कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। सबकी उम्मीदें पूरी हो जरूरी तो नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया कि राधिका कोमा में चली गई। हॉस्पिटल में 2 दिन थी। उसी कोमा की अवस्था में वो चल बसी। सुधा चाहे राधा से बहुत जलन रखती थी पर उसके जाने के बाद सारे घर की बागडोर उसके हाथ में आ गई। उसका अपना बेटा भी अच्छी सर्विस पा गया था। ईशा ने भी पढ़ाई समाप्त की और जॉब करने लगी थी। दोनों भाई एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में आ गए थे। रामचरण अभी भी दुकान जाते, सारे काम नौकर करते थे। अब उनसे ज़्यादा काम होता भी नहीं था। इसी बीच शिवचरण भी नहीं रहे थे। रामचरण जी का सारा मोह अपने बच्चों में था। ये उनकी राधा की निशानी थे, संस्कारी और बुद्धिमान। ईशा ने अपने सहकर्मी से रामचरण की मर्जी से विवाह किया। ना दहेज न दिखावा, योग्य जीवन साथी का वर्ण किया था उसने। सुयश पढ़ने में तेज था, तुरंत जॉब लग गई। राधा के जाने के कारण दोनों को लेकर परिवार दुखी रहता था।
खुशी होते या उदास, राधा हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहती थी। रामचरण अब दुकान से रिटायर हो गए। बेटों ने जी भर के रामचरण की सेवा की। अब तो नाती नातिन पोते पोतियों से घर भरा रहता था। रामचरण उनको और उनकी शरारतों को देखते रह जाते। बहुत समय बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए। ईसा को भी चश्मा लग गया था। बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे उनके। एक दिन ईसा के पास सवेरे ही फ़ोन आया, जिसे सुनकर ईसा सन्न रह गई। उससे हिला भी नहीं गया। भगवान की तरफ से दंड माने या नियति माने, जल्दी तैयार होकर वे अपने घर पहुंची। दोनों भाई तैयार होकर निकल ही रहे थे। दोनों भाई भाभी पिता को इकट्ठा करके उन्हें बताया कि राजेश का इकलौता बेटा किसी बीमारीवश दुनिया में नहीं रहा। उसकी 2 किशोर बेटियां भी थीं। दोनों पोतियों की जिम्मेदारी राजेश के सिर पर आ गई थी। ऐसे में पत्नी बीना भी बहुत बीमार रहती थी। राजेश को घर बार की जिम्मेदारी दोनों संभालनी थी। ईसा ने सोचा कि हम लोग उनके लिए दुखी हैं जो हमारे सारे दुखों के कारण थे और हमसे हमारी माँ को समय से पहले छीन लेने के दोषी हैं। किया किसी का बेकार नहीं जाता, चाहे अच्छा हो या बुरा। कफन में जेब नहीं होती। इंसानी मोह माया मरने के बाद बेकार है। चाहे आपने कुछ न छोड़ा हो या अनंत कमाई हुई दौलत मरने के बाद बेकार है, व्यर्थ है। जब हम अच्छा करते हैं तो किसी का अच्छा सोचते हैं तो मालिक देख रहा होता है, पर जब किसी के साथ अन्याय करें तो नहीं भूलते वो, और यह भी सब मालिक देखता है कि वह क्या कर रहा है। नहीं तो तब भी आपको देख रहा है। आप अच्छा करो या बुरा, जैसा करते हैं उसका नतीजा एक दिन ज़रूर मिलता है। राजेश ने जिन बेटा बेटियों के लिए जो इतना कमाया, और जवानी में जब उसके सुख देखने का समय आया तो राजेश का जवान बेटा अपनी 2 छोटी बेटियों को राजेश के जिम्मेदारी पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। अब राजेश के ऊपर अपनी पोतियों की जिम्मेदारी थी, और जवान बेटे का गम क्या होता है यह तो राजेश को पता था। उसकी करने का फल उसके सामने आ गया। राधिका बेचारी के बच्चे संस्कारी थे, अच्छी जॉब पा गए, अपने बाप की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे थे। राधिका तो चलो जल्दी ही काल के ग्रास में पहुंच गई, लेकिन रामचरण की बहुत सेवा हो रही थी। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।